नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। बड़ी खबर के साथ हम आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर यह कि वाराणसी में एक दवा व्यवसायी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो बड़ी खबर आपके सामने इस वक्त वाराणसी से, जहां पर दवा व्यापारी कोरोना पॉजिटिव मिला है। और कोरोना पॉजिटिव दवा व्यापारी जब पाया गया तो उसके बाद हड़कंप मच गया। थोक मार्केट में यहां पर उसकी दुकान है। 3 दिन तक मार्केट को सील करने के साथ साथ सैनिटाइज करने का ऐलान कर दिया गया है। दवा व्यापारी जो कि कोरोना पॉजिटिव पाया गया, उसके बाद प्रशासन ने दवा की थोक मार्केट को सील कर दिया है और 3 दिनों तक यहां पर सैनिटाइजेशन का काम चलेगा और उसके बाद ही शायद इस इलाके को खोला जाए। फिलहाल दवा व्यापारी के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद हड़कंप की स्थिति है। वाराणसी से बड़ी खबर, जहां पर एक और कोरोना पॉजिटिव पाया गया और सबसे बड़ी बात कि दरअसल वो दवा व्यापारी है जो कि दवा बेचने का काम कर रहा है और खुद वो कोरोना पॉजिटिव है। उस इलाके में तमाम लोग जो कि अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं, वो भी कमोबेश दवाइयां लेने जरूर जाते होंगे व्यवस्थाओं के अनुसार, या फिर वहां से प्रशासनिक टीम भी अलग अलग जगहों पर जहां लोगों को जरूरत होगी तो दवाओं का वितरण कराने की व्यवस्था कराती होगी। लेकिन अब उस पूरी गली को, इलाके को सील कर दिया गया है। 3 दिनों के लिए इलाका सील करने के साथ साथ अभी फिलहाल इस वक्त 3 दिनों के लिए उसे सैनिटाइज करने का ऐलान भी किया गया। और चलिए, इस बीच में हमारे साथ उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है जय जी आपका इंडिया न्यूज पर। जी, सबसे पहला सवाल कि लगातार कोशिशों के बाद भी मौजूदा स्थिति अगर आप देखें, और अभी अभी की खबर कि वाराणसी में एक दवा व्यापारी भी कोरोना पॉजिटिव पा गया, चुनौतियां बढ़ती चली जा रही हैं। हालांकि आप लोगों के प्रयास सराहनीय भी हैं, जिस तरीके से योगी सरकार और आपका महकमा काम कर रहा, लेकिन चुनौती लगातार सामने खड़ी है। जी, चुनौती तो है। वैश्विक महामारी होने के नाते जी, पूरे विश्व में, पूरे भारत में और उत्तर प्रदेश जैसे भरी आबादी वाली 23 करोड़ की जनता, आज हमारे यहाँ भी इसने काफ़ी हमको इन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है और हम उसकी चुनौती को स्वीकार भी करते हैं। जी, देखिए, हमने अपनी तैयारी और प्लानिंग, जितना भी हमारा तैयारी और प्लानिंग था जिले स्तर से, हमने जनवरी से ही शुरू कर दिया था। जी, तो ये 2-3 महीने के अंदर हर जनपद में आइसोलेशन वार्ड, हर जनपद में 3 प्रकार के अस्पताल, उनके साथ लॉजिस्टिक, उनके डॉक्टर्स की ट्रेनिंग, ये लगातार हम करते गए। पैरामेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग लगातार हम लोग करते गए, जिससे आज हम अपना जो सफल हो रहे हैं पॉजिटिव के निकालने में और उसको कंटेन करने में, वो नीचे तक माइक्रो प्लानिंग तक हम लोग कर चुके हैं। तो जब ये संख्या बढ़ने लगी, बहुत सारे जनपदों में हम लोगों ने देखा, जैसे लखनऊ है, आगरा है, मेरठ है, शामली है, और ऐसे 17-18 जनपद में जहाँ 10 से ऊपर केसेस आने शुरू हो गए, तो उसी समय पहले उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग ने हॉटस्पॉट की तैयारी की। हॉटस्पॉट को पूरा एरिया बना के उसको सील किया जी, और उसके बाद उसके अंदर सैनिटाइजेशन करना और उसका सैंपलिंग करना, क्वारंटीन में रखना, ये सारी प्रक्रिया नीचे अंतर विभागीय समन्वय के साथ मिलके, और माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के ग्रुप 11 का जो टीम है, मंत्रियों की जो टीम है, इन सब की कोऑर्डिनेशन करने के बाद हम नीचे स्तर तक एक एक केस को देखते हैं। और अभी जैसे आपने वाराणसी का केस बताया जी, जो अभी हमारे नए उसमें आया हुआ है, अब वो दवा का विक्रेता होगा, परंतु तुरंत उसका माइक्रो प्लानिंग जो हमारे से पहले से योजना तैयार है, जहाँ का भी वो होगा उसके 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर या कम से कम 2 किलोमीटर की परिधि में उसको पूरी तरह से सील करके एक एक घर का दस्तक देके वहाँ पर हम सैनिटाइजेशन और सैंपलिंग लगातार करते रहेंगे जब तक हम उसको कंटेन नहीं कर पाएंगे। जी, जयप्रताप जी, उत्तर प्रदेश अपने आप में दुनिया के कई देशों से भी बड़ा है, जनसंख्या के आधार पर भी, क्षेत्रफल के आधार पर भी। लेकिन जो परिस्थितियां थीं, जिस तरीके से ये संक्रमण हमारे देश में पहुंचता है, फिर उत्तर प्रदेश में शुरुआत होती है और लगातार आप लोग उसको लेकर अपनी रणनीति पल पल बदलते रहते हैं। वहां पर एक पल कभी ऐसा महसूस आया कि हाँ, बहुत अच्छे तरीके से हम उस रणनीति को बढ़ा रहे थे और नई रणनीति बनाने की तैयारी में थे, लेकिन अचानक से कुछ गतिविधियों की वजह से या किसी कारण की वजह से चुनौती बिल्कुल अलग दिशा में चली गई? नहीं, हमें ये नहीं लगा। देखिए, एक तो उत्तर प्रदेश में मौसम के हिसाब से हमारे पास बहुत सारे संचारी रोग का एक
अभियान चलता है, उसका एक पूरा एक दिन हमारा होता है। जैसे हम आपको उदाहरण के थ्रू बता दें कि आज हमारा 25 अप्रैल मलेरिया दिवस भी है जी। मलेरिया का अभियान, फिर बरसात आता है तो उसमें डेंगू है, जापानीज एन्सेफेलाइटिस है, उसके बाद स्वाइन फ्लू है, ये सारी बीमारियों का अलग अलग अभियान हम चलाते हैं समय समय पर। और उसी तरह जैसे अभियान चलता है, जैसे परिस्थितियां बनते हैं, हम अपने अभियान और योजना को बदलते हैं और उसको ठीक करते हैं जी। आज हमारे लिए बहुत बड़ी बीमारी कोरोना वायरस आ गया, जो पूरे विश्व में एकदम फैल गया है जी। हम उसके लिए जो योजना बनाए हैं और परिस्थिति जैसे बनती है वैसे हम उसको चेंज करते हैं अपने आप को। बिल्कुल। हमें कहीं अपने अगर योजना में कहीं कमी दिखती है तो उसको हम पूरा सुधार करते हुए हम आगे बढ़ते हैं जी। और इसमें हमारा सबसे बड़ा अच्छी बात तो सबसे बड़ी ये कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से ये कार्य योजना बनाया जी। ग्रुप 11 का और मंत्रियों का टीम का, और ये 17-18 जनपदों में उन्होंने विशेष करके एक नोडल अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी को मिला के प्रशासन के साथ समन्वय करके हर हालत में इन केसेस को ढूंढना, सैंपलिंग कराना और उसके परिधि के अंदर उसका सैनिटाइजेशन करना और उसको पूरी तरह से एकदम समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध होकर हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो हम मानते हैं कि उत्तर प्रदेश का पूरा महकमा इसमें जुटा हुआ है और जैसे जैसे परिस्थिति आते हैं वैसे वैसे हम उसको बदल के अपना रूप को आगे बढ़ाते हैं। हमको कोई निराशा होने की जरूरत नहीं है, हम लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और हमेशा हम आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए, बिल्कुल अच्छी बात है। जिस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं उसमें नकारात्मक भाव का तो कहीं कोई उसकी जगह है भी नहीं, उसका कोई भी यहां पर जिक्र होना भी नहीं चाहिए, एक अपने आप में वजह होती है। जयप्रताप जी, सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ आपने कहा कि हमने कभी इसको किसी और चुनौती के तौर पर नहीं देखा, जो भी परिस्थितियां बनी हम उससे अपनी रणनीति के हिसाब से लड़ते रहे। लेकिन उत्तर प्रदेश के कुछ जिले जो कि कोरोना से मुक्त रहे या मुक्त हुए और फिर पिछले 1-2 दिन में कुछ जगहों पर डेवलपमेंट और बढ़ गई, और उसके अलावा कुछ ऐसे हॉट स्पॉट जो कि लगातार बने रहे, दोनों के लिए क्या अलग तरीके से आप लोग भी अपनी टीम के जरिए मॉनिटरिंग कर रहे हैं? और वहां पर जो हॉट स्पॉट है, कई जगहों पर अब चूंकि छूट दी गई है, तो क्या उस हॉट स्पॉट में उन चीजों को भी शामिल किया जा रहा या फिर उनको बिल्कुल अलग रखा जा रहा? उसके लिए पैरेलल जो आपकी व्यवस्था चल रही थी कि प्रशासन सहयोग करेगा, सामान पहुंचाएगा, उसी के आधार पर काम चलेगा? नहीं, हॉटस्पॉट जहां भी हमारे बन रहे हैं, जहां केसेस हमारे 10 से ऊपर जा रहे हैं, किसी एक लोकल एरिया में या किसी एरिया में इस तरह का है, तो उधर हॉटस्पॉट बना के उसको सील करके उसमें सारे संसाधन हम मुहैया कराते हैं। ये तो एक बात है जी। जहां हमारे जनपद जो खाली हो गए थे और उसके बाद एक आध जनपद फिर दोबारा उसमें आ गए हैं जी। एक ये भी देखने को मिल रहा है कि बाहर से बहुत सारे अभी भी लेबर आ रहे थे, जो हमारे किसी तरह कोई ट्रक में आ रहा है, कोई मोटरसाइकिल से आ रहा है, कोई छुप के आ रहा है जी। ये हमने देखा है कि इधर एक हफ्ते के अंदर हर जनपद में कहीं न कहीं से लोग कहीं से आ रहे हैं, तो उनको हम तुरंत लेके उनको क्वारंटीन में डाल दे रहे हैं और डालने के बाद उनकी सैंपलिंग हम करा रहे हैं। पूरी तरह से तैयारी कर लिया हमने। उनमें से जो केस निकल आते हैं तो उनका कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करके कि जहां से वो आए होंगे, चाहे वो दिल्ली से आए चाहे मुंबई से आए, तो वहां हम सूचना देते जाते हैं। तो इस तरह के केस जब निकलते हैं तो उस एरिया में जब से वो आया है, कितना उसका एरिया परिधि है, उतना हम उसको हॉटस्पॉट तो नहीं बनाते हैं, मगर उसको पूरा परिधि में हम उसको सैनिटाइज कर देते हैं और देखते हैं कि उसको नजर रखते हैं कि उसमें और कहीं तो इसका कोई कॉन्टैक्ट तो नहीं बना हुआ है। तो इस तरह करके हम करते हैं। जयप्रताप जी, जो रैपिड टेस्ट को लेकर बात थी, उस किट को लेकर कई तरह की राजनीति भी हुई, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप भी लगे। कुछ राज्यों ने उसको वापस कर दिया, कुछ ने किसी अन्य देश की किट को अब अपने यहां डेवलप करने की बात कही, जैसे कि हरियाणा में मानेसर में बनाने की आपकी पार्टी की सरकार ने व्यवस्था की है कम लागत पर। उत्तर प्रदेश इस दिशा में स्वास्थ्य मंत्रालय के जरिए क्या कर रहा है? क्योंकि पीपीई किट, वो जरूरी दवाइयां या कुछ आवश्यक अन्य सामग्री जो भी इसमें इस्तेमाल होती है, या कोरोना वॉरियर्स को वो दिया जाना है, उन चीजों को लेकर आप लोगों ने क्या अब तक किया और आगे का प्लान क्या है? रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट आईसीएमआर से जैसे हम लोग को सूचित हुआ कि इसमें इसको स्थगित कर दिया जाए, हमने तुरंत उसको स्थगित कर दिया वहीं के वहीं, जैसे हमको वहां से आदेश मिले जी। उसके बाद कल हमारा वीसी कॉन्फ्रेंस हुआ था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ था
माननीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ, डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ जी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि चाइना से कोई भी प्रकार का माल नहीं आएगा, रैपिड डायग्नोस्टिक नहीं आएगा, पीपीई किट्स भी नहीं आएंगे, ये सब बिल्कुल उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। हम उत्तर प्रदेश में पहले से ही हमने पीपीई किट्स का हमने HLL करके एक कंपनी है दक्षिण भारत में जी, उनसे हमने सिट्रा के मानक के अनुसार हमने उनसे तय कर दिया, हमको वहां से सप्लाई मिल रहा है। उसी सिट्रा के मानक अनुसार और भी जितने सप्लायर देश के अंदर है हमने उनसे सब जगह ऑर्डर दिया और हमारे पास लगातार वो ऑर्डर थोड़े थोड़े करके आ रहे हैं, जो हम मेडिकल कॉलेजेस में और जहां हमको देना है जिले अस्पतालों में, इमरजेंसी सर्विसेज में, वो पूरा तैयारी हम लोग कर रहे हैं, अपना स्टॉक भी बना रहे हैं और नीचे लेवल तक दे भी रहे हैं। तो हमको बाहर के देशों से कोई अभी फिलहाल तो कोई मतलब नहीं है, चाइना से तो कोई मतलब नहीं है। अभी जो भी सप्लाई हमको आ रहा है इन सभी चीज़ों का, ये प्रोटेक्शन चीज़ है, ये हम अपने देश से ही ले रहे हैं। आगे चल के हम अपने टेस्टिंग लैब को बढ़ाने के लिए हम बाहर से, विदेश से जो ICMR के रिकमेंडेशन पर कुछ मशीनें आ रही हैं जी, जो ज़्यादा कैपेसिटी में इसका टेस्टिंग कर सकती है, तो वहाँ से हम लोग ने 4 करोड़ 4.5 करोड़ का वो भी हमने तैयारी कर लिया, वो भी हम लेने जा रहे हैं। जयप्रताप जी, चूंकि एक नई व्यवस्था भी सरकार लागू कर रही है और उसके लिए मुख्यमंत्री ने बकायदा मास्टर प्लान बनाने को कहा था, अधिकारियों ने उस पर काम किया है और अब उस पर आप लोगों को अमल में आना है। मैं जिक्र कर रहा हूं कि अब कोटा से बच्चों को तो आप ले आए, लेकिन तमाम प्रवासी मजदूरों को भी लाना है, कामगारों को भी लाना है। सरकार इसके लिए अपनी तैयारी कर चुकी है। उसमें आपके महकमे का, आपका रोल बहुत अहम हो जाएगा, क्योंकि लाना तो एक चुनौती है ही, वहां संक्रमण से उनको बचाना या कहीं और संक्रमण ना फैल जाए, यह सबसे ज्यादा मॉनिटरिंग लेवल में होना चाहिए और हो भी रहा होगा। इसको लेकर आपका महकमा और आपने किस तरीके से मास्टर प्लान तैयार किया? हम लोग पूरी तरह से इसमें तैयार हैं जी। जैसे पूर्व में जो आनंद नगर से जो बड़ी संख्या में हम लोग ने बसें भेज के वहां से लोग को मंगाया था, जब वो पैदल चलना शुरू किए जी, उसको हर एक तहसीलों में, हर एक ब्लॉक पर हम लोग ने क्वारंटीन कैंप्स बनाया। 14 दिन 28 दिन रखने के बाद उनको उन कैंप से वापस उनको घर भेज दिया, उनकी सैंपलिंग कराया गया जी। उसी तरह 3,500 बच्चों को कोटा से हम लेके आए, उनकी सैंपलिंग कराया, उनको भी अपने क्वारंटीन में रख के वो भी धीरे धीरे करके चले जाएंगे जी। अब आखिरी फेज में हम उन प्रदेशों से भी अपने उत्तर प्रदेश के निवासी को मंगाने का निर्णय लिया है और हरियाणा से अभी पहला खेप आएगा, उसके बाद महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमाम इस तरह के प्रदेशों से। तो उनकी स्क्रीनिंग हम वहां पर करेंगे जब बस में चढ़ेंगे जी। जब वो अपने अपने जनपदों में या जहां जहां भी उतरेंगे वहां भी हमारे कैंप लगेंगे, वहां भी स्क्रीनिंग करेंगे उनको। फिर अपने जनपदों में जिस जनपद के होंगे और जिस तहसील के होंगे वहां अलग अलग करके उनको हम उधर डाइवर्ट करके उनको उन कैंपों में भी रखेंगे और क्वारंटीन में रखेंगे, खाना पीना पूरा देंगे। जब वो क्वारंटीन से बिल्कुल पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा तो उनको राशन भी देंगे और 1,000 रुपया भी देंगे। ये पूरी व्यवस्था सरकार ने पिछले 1-1.5 महीने के अंदर हम लोग पूरी सफलतापूर्वक हम कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है और ये सारे लोग का स्क्रीनिंग होगा, चाहे जितनी भी संख्या होगी, हम पूरी तरह से तैयार हैं। जयप्रताप जी, 1-2 आखिरी सवाल। जैसा मैंने पहले भी कहा कि चुनौतियां अलग तरीके की आई, तो उसके लिए क्या रणनीति आपने बनाई? आपने कहा कि हमने हर रणनीति को चुनौती के हिसाब से ही बनाया था, लेकिन उस बीच में राजनीति भी आ गई, कुछ लोगों का जिक्र हुआ, तो वहां पर महकमा भी परेशान रहा, वो कोरोना वॉरियर्स भी परेशान रहे, लेकिन फिर भी आप लोगों का धर्म था, दायित्व था, उसको आपको करना था। मैं सीधे शब्दों में कहूं तो जमात से जुड़े लोग और उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों में उनके पहुंच जाने की वजह से दिक्कत तो थी। वो पूरा फेज जो था वो कितना ज्यादा आप लोगों के लिए आकस्मिक तौर पर चुनौती बन गया और उसको किस तरीके से टैकल किया? क्योंकि एक तरफ आपके जो पैरामेडिकल के लोग थे वो तो अपना धर्म निभा रहे थे, अपना ड्यूटी कर रहे थे, कर्तव्य को निभाते हुए, लेकिन उनको चुनौतियां दूसरे तरीके से मिल रही थी। वो चाहे फील्ड में उनके घरों तक पहुंचे या वो अस्पताल में आके इलाज के लिए दाखिल हो जाए और उसके बाद भी कुछ ऐसा करें। नहीं, ये तो एक समस्या जरूर बन गई थी उस समय जी। और एकाएक अचानक जब दिल्ली से इतनी बड़ी संख्या में लोग निकले और सूचना हम लोग को मिला, तो आज की आंकड़ा हमको बताता है कि आज हम 1778 केसेस, हमारे पास जो सुबह का फिगर था जी, उसमें से 1080 फिगर तो हमारा खाली तबलीगी जमात का है।
तो वो छोड़ दें उसको, माने कि वो तो पेशेंट है, वो एक कोरोना से जूझ रहे एक मरीज हैं, हम उनको मरीज के रूप में देखते हैं और मरीज के रूप में ही उनका ट्रीटमेंट करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं। और उनको हम लोग बार बार उनके धर्म गुरु के द्वारा उनको हम लोग रिक्वेस्ट भी करते हैं कि भाई आप आइए, सामने आइए, अपना टेस्ट करवाइए और टेस्ट कराने के बाद हमारे क्वारंटीन में रहिए। अगर पॉजिटिव होगा तो कोई ऐसी डरने की बात नहीं है, पूरा उपचारित भी हो जाता है जी। आज की जो बीमारी है वो एक माइल्डर फॉर्म में भी आ रहा है, एसिम्प्टोमेटिक आता है। तो हमारे पास सारे संसाधन है आपको पूरा ठीक करने के लिए, तो आप हमारे साथ कोऑपरेट करें। आप देश के नागरिक हैं, हम आपको अलग से नहीं देख रहे, एक पेशेंट की तरह हम देख रहे हैं। बिल्कुल, ये बार बार उनको कहते भी हैं और इधर विशेष अभियान चला के पिछले हफ्ते आपने देखा भी होगा कि 521 लोग को हम लोग ने खोज के निकाला था जी। और उनको ला के क्वारंटीन में डाल के उनकी भी सैंपलिंग हुई थी। तो जितना ज्यादा लोग सामने आएंगे वो हमारा पूरा समाज के लिए एक अच्छा पहल भी होगा। आप छुप के रहेंगे किसी एक कोने में तो निश्चित तौर पर अगर आप पॉजिटिव होंगे तो आप समाज को और ज्यादा इन्फेक्ट करेंगे। तो अच्छा तो होगा कि हम लोग सब सामने आए, ये हमको सब मिल के लड़ाई लड़ना है, सबका सहयोग हमको चाहिए। जितना ज्यादा हम पॉजिटिव केस निकाल पाएंगे उतना जल्दी हम इसको ठीक कर पाएंगे, यही हम लोग का फैसला भी है। जयप्रताप जी, एक सवाल उठा और उस सवाल को पूछते हुए मैं फिर से स्पष्ट कर दूं कि जब भी किसी भी दल का कोई व्यक्ति या कोई भी बुद्धिजीवी जब ये बात रखते हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा, मीडिया को भी पूछना चाहिए, तो मैं उनसे ये बात जरूर कहता हूं कि तमाम अन्य देश हैं जो कि बड़े सक्षम थे, बड़े सक्षम हैं तकनीकी तौर पर, स्वास्थ्य के अपने क्षेत्र में, लेकिन वहां पर टेस्ट होने के बावजूद के परिणाम क्या हैं वो भी आप ध्यान में रखें, फिर आप ये सवाल पूछने को कहें या पूछें तो बेहतर है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि टेस्टिंग जरूरी भी है और टेस्टिंग को लेकर कई तरह की जो दिक्कतें आई, जैसा रैपिड टेस्ट किट की बात हुई तो उसके लिए मना कर दिया गया क्योंकि फेल्योर था, उसके नतीजे सही नहीं आ रहे थे। अब इस टेस्टिंग को लेकर किस तरीके की रणनीति आप लोग बना रहे हैं अपने लेवल पर, क्योंकि WHO का भी यह कहना है, गैब्रियेसस का भी यह कहना है कि 15 मई के बाद या मई के महीने के लास्ट आते आते आप बदतर स्थिति के लिए तैयार रहिए। भारत पर सबकी सकारात्मक निगाह भी है और बहुत सारे लोगों की नकारात्मक निगाह भी है। उत्तर प्रदेश उसको किस तरीके से टैकल करेगा? हम तो जैसे आपको मैंने बताया कि पहले से हमने तैयारी कर रखा था। जनवरी से लेकर जब हम अपनी तैयारी शुरू किए और फरवरी में हमारे पास केसेस आने लगे तो हमारे पास मात्र एक टेस्टिंग एजेंसी था, वो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ का था जी। और उसके बाद से लेकर 2.5 महीने के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कड़े प्रयासों से हमने 17 लैब 17 मेडिकल कॉलेज में खोला। अभी भी हम बाहर से मशीन लाके जितना ज्यादा क्षमता वाली मशीन है उसको खरीद के हम आगे की भी तैयारी कर रहे हैं। तो हम तो कोरोना पर इसको ढूंढने के लिए जितना ज्यादा सैंपलिंग करेंगे उतना हमारा ही फायदा है कि हम निकाल के इनको ट्रीटमेंट कर सकते हैं जी। इसलिए हमको बहुत ज्यादा चिंता नहीं है कि कौन क्या बोलता है, हम अपना काम कर रहे हैं और उस काम पर हम पूरी तरह लगे हैं। जिसको जो टिप्पणी करना है या जिसको कुछ बोलना है हम उसका जवाब नहीं देंगे। हमारा काम है कि हमको जनता के बीच में रह के अपना कर्तव्य निभाना है और उसको हम करेंगे ठीक से। आखिरी सवाल जयप्रताप जी, आप कह रहे हैं कि हम काम करेंगे और लगातार सिर्फ काम करेंगे, और आप जब काम कर रहे हैं तो उसमें आपकी ताकत आपके कर्मचारी हैं, आपके विभाग के लोग हैं। एक नया मामला इस वक्त सुर्खियों में आ गया और जबरदस्त तरीके से उसमें राजनीति भी हो रही है, आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। सवाल सीधा है कि केंद्र ने कहा और अब राज्य सरकार ने कहा कि डीए को लेकर हम ये फैसला कर रहे हैं, भत्ते को लेकर हम ये फैसला कर रहे हैं। आपका महकमा भी उस दायरे में आएगा, उस चुनौती से कैसे निपट रहे या कर्मचारियों से अपने कैसे तालमेल बिठा रहे? देखिए, ये तो हमारे मुख्यमंत्री के निर्णय के अनुसार हम लोग तय करेंगे। जो भी उनका निर्णय होगा और वो अपने मंत्रियों के साथ बैठ के इसको तय करेंगे। मगर हमारा मानना है कि आज जब कोरोना हमारे सामने आया हुआ है तो हम सारे संसाधन जुटा के और जैसे तैसे भी हम पूरी संसाधन अपने इस महकमा, इस स्वास्थ्य विभाग में और इनसे जुड़े हुए जितने भी व्यवस्था है उसमें हम लगा रहे हैं जी। डीए हो या हम जैसे जनप्रतिनिधियों का वेतन हो या हमारी विधायक निधि हो, हम लोग ने स्वेच्छा से अपनी विधायक निधि, अपने वेतन और आगे भी जो हम पर्सनली सहयोग कर सकते हैं हम सभी लोग अपने अपने हिसाब से कर भी रहे हैं। इसलिए जब सारी चीज की कटौती भी हो रही है तो हो सकता है कि अगर केंद्र सरकार ने भी डीए को स्थगित किया कुछ दिनों के लिए
तो इसी तरह हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में भी कोई फैसला हो, ये तो मुख्यमंत्री जी के ही निर्णय के अनुसार होगा, तो उसमें बैठ के सबसे बातचीत करके हम लोग करेंगे। एक बहुत बड़ा महामारी हमारे बीच में है और जैसे प्रधानमंत्री ने बोला भी है, अगर जान है तो जहान है जी। तो पहले तो हम अपने आप को जान से बचाएं, इस पूरी स्थिति को हम संभालें और फिर बाकी तो हम है ही वहां पर, हम कहीं जा नहीं रहे हैं। जो भी हमारे पास फंडिंग है, जैसे भी हमारे पास जो संसाधन है, जो बजट है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा, उसमें कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। चलिए, जयप्रताप सिंह साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए और तमाम पहलुओं पर अपनी बात को रखने के लिए कि सरकार के साथ साथ आपका महकमा और आप खुद कितने तैयार हैं और कितनी चुनौतियों को आप बड़ी आसानी से स्वीकार करते हुए या उस तरीके से ही, यानी चुनौती को चुनौती के स्वरूप में स्वीकार करते हुए लगातार उस पर काम कर रहे हैं। कुछ दिक्कतें हैं लेकिन उसका सामना आपको करना है और आपका महकमा उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। फिलहाल यहां पर विराम, जल्द लौटेंगे।